ओके, सो लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि आपने बहुत सारा डेटा देखा, जैसे रेडियस का देखा आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, फिर आपने वेलोसिटी का देखा वी नॉट इंटू जेड बाई एन, फिर आपने ई देखा -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब आपने निकाला। बड़ा फिजिक्स में जब कोई भी चीज करते हो तो आप इसलिए करते हो ताकि वो आपके प्रैक्टिकल रिजल्ट के साथ मैच करे, यस और नो। बट देखा ये गया है कि जितने भी रिजल्ट्स हमने निकाले, हमने इक्वेशंस भी बहुत अच्छे यूज किए थे इसको निकालने के लिए। हमने इक्वेशंस क्या क्या फॉलो किया था? एक फॉलो किया था एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन, mvr = nh/2π, यस और नो। फिर हमने एक फॉलो किया था mv² by the necessary centripetal force was provided by the electrostatic force between them। ये दो इक्वेशन से मैंने ये सब कुछ प्रूफ किया था। हमने काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और न जाने क्या क्या निकाला था, यस और नो। मगर देखा ये गया कि एग्जैक्ट आंसर के साथ ये सब मैच नहीं हुआ। एग्जैक्ट आंसर के साथ ये सब मैच नहीं हुआ। कारण समझे आप देखेंगे कि आर जो भी मैं निकालता था, आर में एक मास वाला टर्म भी आता था, यस और नो। वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में भी एक मास वाला टर्म आता था, यस और नो। याद है? अगर मैं आर का एग्जैक्ट बोलूं तो आई गेस ये होता था n² h² बाय πm/z²। इस टाइप से फॉर्मूला आता था आर का। और इसी में आप आई गेस nh² बाय πme² h² बाय πme इंटू e² इंटू n² बाय z। इस चीज को आप आर नॉट बोलते थे इंटू n² बाय z, यस और नो। तो यहाँ पे ये m जो था ये किसका था? इलेक्ट्रॉन का। किसका था? यस और नो। इस पूरी मॉडल में हमने जितने भी चीजें की, हमने mvr = nh/2π अप्लाई किया, me² बाय r = kz²/r² अप्लाई किया। सब कुछ बहुत बढ़िया था। हमने रेडियस अच्छे से निकाली थी, वेलोसिटी डिराइव की थी, एनर्जी डिराइव की थी, बट सब कुछ एग्जैक्ट रिजल्ट के साथ मैच नहीं कर रहा था। मतलब कोई ना कोई जो बोर ने माना था वो गलत माना था, कुछ ना कुछ बोर ने गलत माना था। बोर ने ये माना था कि न्यूक्लियस इज एट रेस्ट। बोर ने क्या माना था? न्यूक्लियस इज एट रेस्ट। बट रियलिटी में न्यूक्लियस रेस्ट पे नहीं होता है। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है उसके चारों तरफ, साथ साथ न्यूक्लियस भी मूव कर रहा होता है, साथ साथ न्यूक्लियस भी मूव कर रहा होता है। सबसे पहला ड्रॉबैक ये था कि इसने यही माना कि न्यूक्लियस इज एट रेस्ट। प्लस जो स्पेक्ट्रल लाइंस देखे गए थे, जब स्पेक्ट्रल लाइन को जूम करके देखा गया, जूम करके, तो इसमें और कई सारे स्पेक्ट्रल लाइंस देखने मिले थे। तो ऐसे बहुत सारे फिनोमेनन थे जो बोर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइंस वाज नॉट explained by Bohr. Then that is splitting of spectral lines was not explained by Bohr. Then nucleus is at rest was considered by Bohr, but actually it is not true, है ना। So these are some limitations of Bohr model. So अब उसको दूर करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया, and that concept आप पहले से ही जानते हैं, आपने पहले भी सुना है और शायद आपने बहुत बार यूज भी किया होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास सुना आपने? रिड्यूस्ड मास को मैं म्यू से डिनोट करता हूँ, ऐसा ना। कॉलिजन वगैरह टॉपिक में हम रिड्यूस्ड मास यूज भी करते हैं। ये होता है m1 m2 बाय m1 प्लस m2। याद है? मतलब अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियस को रखूं और उसके सर्कल में इलेक्ट्रॉन रहता था, तो उससे कुछ दूरी पे, है ना, इसके कुछ दूरी पे हम इलेक्ट्रॉन को रखें। क्या रखें? इलेक्ट्रॉन को रखें। तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? ये r के बराबर होगी, रेडियस के बराबर होगी, यस और नो। अच्छा, पहले न्यूक्लियस रेस्ट पे था, बट अब क्या न्यूक्लियस रेस्ट पे होगा? नहीं, रियलिटी में न्यूक्लियस रेस्ट पे नहीं होता है। तो इनके बीच में कहीं पे सेंटर ऑफ मास आएगा, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं पे आएगा। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास किस तरफ आएगा? ज्यादा न्यूक्लियस की तरफ आएगा या ज्यादा इलेक्ट्रॉन की तरफ? न्यूक्लियस की तरफ, बिकॉज न्यूक्लियस इज हेवी एंड वी नो सम फॉर्मूला। तो मान लो कि इस पॉइंट पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। किसका? इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं इस पॉइंट पे लाई करेगा, यस और नो। अब मान लो कि ये आपका है r1 और ये है आपका r2, ठीक है? बोलो, अब याद करें आप, द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द न्यूक्लियस वाज
mass of electron into the total separation r divided by mass of electron plus mass of neutron. Yes or no? बोलिए. And the same HCM from electron was how much? Mass of nucleus into r divided by mass of electron plus mass of neutron. ये सब आप पहले से ही जानते हैं from the concept of center of mass. Yes or no? Yes. So now अब होगा क्या सर, आप समझिए बात को कि अब ये आपका सेंटर ऑफ मास लाइन है. अब ये दोनों सेंटर ऑफ मास के अबाउट, क्या बोल रहा हूं, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों ही घूमेंगे, लेकिन सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेंगे सेम एंगुलर वेलोसिटी से. किससे? सेम एंगुलर वेलोसिटी से. मतलब कि अगर मैं आपको एक पाथ को दिखाना चाहूं तो ये सेंटर मान के ये न्यूक्लियस इस रेडियस में घूमेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है आप इसको ही अपना रेडियस मान के, R2 को अपना रेडियस मान के इसमें घूमेगा. क्लैरिटी है बात? तो दोनों ही घूमेंगे, लेकिन दोनों का एंगुलर वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ मास सेम रहेगा. दोनों का एंगुलर वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? सेम रहेगा. ये सर नो बोलिए. तो दोनों ही इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूमेंगे. दोनों ही इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूमेंगे, और दोनों का ओमेगा क्या होगा? अगर अब मैं ओमेगा की बात करूं तो आप उसे या मान लें आप एंगुलर मोमेंटम मान लें. क्या मान लें आप? एंगुलर मोमेंटम. दोनों का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? एडअप होगा या सब्सट्रैक्ट होगा? दोनों सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं, इधर भी ये, दूसरे का भी ये, तो बाहर की तरफ आएगा. याद है L इक्वल टू आई ओमेगा? याद है आपको? एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू L इक्वल टू आई ओमेगा, है ना? और L की डायरेक्शन वही होती थी जिसमें पार्टिकल घूमता था, उसमें आप अपना फिंगर रखेंगे और जहां थंब पॉइंट करेंगे वो होगा एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन. ये सर नो याद करें, L इक्वल टू आई ओमेगा, है ना? वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. दोनों ऐसे ऐसे ही घूम रहे हैं ना, तो बाहर की तरफ ही आ रहा है ना दोनों का. देखो तो इधर बाहर और इस बड़े वाले सर्कल का भी बाहर. अरे ये सर नो. तो दोनों का एंगुलर मोमेंटम एक साथ क्या हो जाएगा? एडअप हो जाएगा. दोनों का एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? एडअप हो जाएगा. ठीक है. सो नाउ लेट अस राइट द L नेट बराबर L1 प्लस L2. L नेट क्या हो गया? L1 प्लस L2. बहुत बढ़िया. और L1 कितना हो जाएगा भाई साहब? आई ओमेगा 1. लेकिन सबका ओमेगा क्या है? सेम है. दोनों का ओमेगा क्या है? दोनों का ओमेगा क्या है? सेम है. तो ये देखो, ये हो जाएगा I1 ओमेगा प्लस I2 ओमेगा. यस और नो? एंड व्हाट विल बी I1? तो इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है ना. अरे इसके इस पे परपेंडिकुलर जब जोड़ोगे उसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ना, तो उस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी न्यूक्लियस की? m ऑफ न्यूक्लियस इंटू r1 स्क्वायर. m ऑफ न्यूक्लियस, अरे I याद है ना? I क्या होता था? mr स्क्वायर. जिसको याद नहीं उनके लिए बोल रहा हूं. अगर ये कोई एक्सिस है z डैश एक्सिस, और यहाँ कोई पार्टिकल p है और ये पार्टिकल r दूरी पर रखा और इसकी मास m है, कितनी दी गई है मास? m. तो I z डैश एक्सिस में कितना होता था इसका? mr स्क्वायर होता था ये. यस और नो? तो ये वही वाली बात है. इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहा हूं, तो इस न्यूक्लियस का इस पॉइंट से कितना होगा? मास ऑफ न्यूक्लियस इनटू r1 स्क्वायर. मास ऑफ न्यूक्लियस इनटू, यस, सो दिस इज मास ऑफ न्यूक्लियस इनटू r1 स्क्वायर इनटू r1 स्क्वायर. एंड रियलिटी में ये सब जो एक्सियम लिखा है अल्टीमेटली ये क्या है? ये r1 ही है. और ये क्या है? ये r2 ही है. रियलिटी r1 इज व्हाट? द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम न्यूक्लियस. एंड व्हाट इज r2? द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम इलेक्ट्रॉन. अरे यस और नो बोलेंगे सब लोग? बहुत बढ़िया. तो अब देख, ये हो गया I1 इंटू क्या हो जाएगा? ओमेगा प्लस I2 कितना हो जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू R2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा. यस और नो? अरे सब लोग बोलेंगे? बहुत बढ़िया. अब आप इसे सॉल्व करेंगे और बताएंगे. ये हो जाएगा मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू R1 कितना है? यहाँ पे R1 कितना है? ठीक है. तो इधर हमारा R1 में आ जाएगा Me इंटू आर. या मैं पहले इतना लिखिए, फिर मैं वहां पे आगे लेके जा रहा हूं. जल्दी लिखिए. आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? इनिशियली पहले न्यूक्लियस रेस्ट पे रहता था और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटता था. अब दोनों ही चक्कर काट रहे हैं, लेकिन किसका? सर सेंटर ऑफ मास के अबाउट दोनों ही चक्कर काट रहे हैं सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ. यस और नो? यस. सो नाउ बोथ आर rotating about center of mass with constant angular velocity,
एंड दैट इज हाउ यू कैन रीच टू द एग्जैक्ट आंसर्स. पहले आपके एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहे थे, बट अब आपके एग्जैक्ट आंसर्स आएंगे. क्लैरिटी आई? अरे नहीं भाई, ये कोई एक्सिस है, ये पार्टिकल है मास m, यहाँ से डिस्टेंस है r, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr². रॉड का नहीं, इस पार्टिकल का, इस एक्सिस के वर्ड. ये z z डैश एक एक्सिस है, इसलिए तो z z डैश नाम दिया है ना, z एक्सिस. अरे समझ पाए? कौन सा? ये तो, ये अभी लिखना बाकी है, इसको पूरा लिखा नहीं हूँ, अभी यहाँ तक लिखा, अभी और जगह नहीं है तो ऊपर लिखूंगा अभी. ठीक है? कोई बड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं है, अब सेम कॉन्सेप्ट आप ग्रेविटेशन में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. बाइनरी स्टार सिस्टम में आप ये पढ़ते हैं, यस और नो? पढ़ लोगे? हाँ भाई, मिटा देंगे इसको. हाँ, और ये सब जो फॉर्मूला मैंने लिखा था, ये सब मैंने सेंटर ऑफ मास की थ्योरी से लिखी थी. पता है ना, सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज टुवर्ड्स दैट मास व्हिच इज मोर हेवियर. अरे यस और नो? यस. सो नाउ आई विल मूव अहेड. ध्यान से देखिए आप लोग, इसके बाद वाली चर्चा मैं कर रहा हूँ. सो दिस इज मास ऑफ NU इनटू R1 कितना होगा भाई साहब? R1 कितना होगा? R1 कितना लिखा था मैंने? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू R बाय Me प्लस Mn. Am I right? का होल स्क्वायर इनटू ओमेगा प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू R बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन का होल स्क्वायर इनटू ओमेगा. अरे यस और नो? तो क्या क्या कॉमन आ जाएगा दोनों से? कॉमन क्या क्या आएगा? Me इंटू Mn बाय Me प्लस Mn का, हाँ, इंटू R² ओमेगा. अच्छा, उसके बाद ऐसे नहीं, अच्छा एक बात बताओ, जब पहले न्यूक्लियस रेस्ट पे था, और r डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रॉन था, इसकी चारों तरफ मूव कर रहा था, तो इसका कितना होता था? L कितना होता था इस इलेक्ट्रॉन का? I ओमेगा. और ये कितना होता, किसके बराबर होता था? बोलो. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू R² इनटू ओमेगा. अरे यस और नो? यस. सो जस्ट एक मिनट. दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर बाय Me प्लस Mn का होल स्क्वायर इनटू R² ओमेगा प्लस Me इंटू Mn स्क्वायर बाय यहाँ पे स्क्वायर तो था ना, हाँ सही तो है, इंटू ओमेगा R². नहीं, सो ओके, सो MNU प्लस ME
या कॉमन लेना चाहेंगे तो ऐसे ले सकते हैं, ओमेगा आर स्क्वायर बाय एम ई प्लस एम एन का होल स्क्वायर, है ना, ये लिए थे ना। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ एन यू प्लस मास ऑफ एम ई। क्लियर? क्या बोल रहे हैं? ये वाला आ गया, फिर मास ऑफ यहां से ओमेगा आर स्क्वायर बाय एम ई प्लस एम एन का होल स्क्वायर, ये तो कॉमन है, ये पक्का है। उसके बाद एम एन यू इंटू एम ई स्क्वायर प्लस, उसके बाद एम ई इंटू, हो गया, एम ई और एम एन कॉमन चला जाएगा। तो यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, एम ई। तो फायदा नहीं हो रहा है कुछ, तो फिर तो एम एन यू इंटू एम ई, ये कॉमन, और यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारा एम ई प्लस एम एन, है ना। सो ये और ये, तो फिर ये आपको फॉर्मूला बना ओमेगा आर स्क्वायर इंटू एम एन यू इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या एन लिख सकते हो बस इसको, एन हो जाएगा, और ये हो जाएगा एम ई प्लस एम एन। नहीं, अब रिड्यूस मास मैंने क्या कहा था इस केस में, ये होता है एम एन एम ई बाय एम एन प्लस एम ई। ये पूरा टर्म खुद में क्या बन गया, म्यू बन गया। क्या बन गया, म्यू। पहले क्या आ रहा था भाई साहब, पहले आ रहा था एम ई इंटू ओमेगा आर स्क्वायर, ये आ रहा था एल, ये सर नो, जब आपका न्यूक्लियस मूव नहीं कर रहा था, जब आपका न्यूक्लियस मूव, लेकिन अब क्या हो गया, ये हो गया म्यू ओमेगा आर स्क्वायर, एक नया टर्म आ गया म्यू, रिड्यूस मास। तो अब आप जो एंगुलर मोमेंटम लिख पा रहे हैं वो कैसा लिख पा रहे हैं, ओमेगा सॉरी म्यू ओमेगा आर स्क्वायर, ये सर नो। पहले आप क्या लिख रहे थे, सिर्फ क्या लिख रहे थे, कोई टर्म मिस हो रहा है क्या, नहीं सही है। पहले आप लिख रहे थे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ओमेगा आर स्क्वायर, अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नाउ रिप्लेस्ड बाय रिड्यूस्ड मास, mass of electron is now replaced by reduced mass. Why? Because here mass of neutron is also important, because now that is also moving. So अगर मैं इस ओवरऑल सिस्टम के मास की बात करूं तो इफेक्टिव मास जो यहाँ पे होगा वो होगा एम एन इंटू एम ई बाई एम ई प्लस एम एन। क्लैरिटी है? बोलिए। तो जितने भी वैल्यूज आप, जैसे एंगुलर मोमेंटम तो बदल गया, एंगुलर मोमेंटम बदला कि नहीं बदला, अगर एंगुलर मोमेंटम बदल गया तो जितने डेरिवेशन के सब में आंसर बदल जाएंगे कि नहीं बदलेंगे, बोलिए। राइट तो अगर बदल जाएंगे तो देखिए कैसे कैसे क्या होगा। मिटा सकता हूं, लिखिए जल्दी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से या जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, बट बोर्ड वगैरह में ये सब नहीं आते। सो बोर्ड वालों को टेंशन की जरूरत नहीं है कि सर ये बोर्ड में हमें निकालना पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। बोर्ड का पार्ट नहीं है ये, थोड़ा सा मतलब नीट जेई से रिलेटेड है। समटाइम्स दे विल गिव यू क्वेश्चन लाइक इफ द प्रोटॉन या इन एन हाइड्रोजन एटम if the proton is exchanged with a positron, then what will be the radius? Such type of question can be asked which would confuse you for sure, वो तुम्हें confuse करेंगे। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम ये वाला अप्रोच फॉलो करते हैं, ठीक है। अरे इतना क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। सो
नाउ जहां जहां आपका मास वाला टर्म आ रहा था, जैसे मान लो अगर मैं रेडियस की बात करूं, मैं बस रेडियस के लिए बोल दे रहा हूं आपको, रेडियस का फॉर्मूला क्या था भाई साहब, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय पाई एम जेड स्क्वायर वेयर इट वाज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. अरे यस और नो? यस. नाउ मास विल बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट, म्यू. मास विल बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट, म्यू. तो ये हो जाएगा पाई इंटू म्यू इंटू जेड स्क्वायर. बोलो ये नया रेडियस बना? अरे यस और नो? ये नया रेडियस बना कि नहीं बना? बट आर नॉट तो अभी भी क्या था, आर नॉट अभी भी क्या था, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म अभी भी आर नॉट था. तो आर नॉट तो मुझे वैसे ही चाहिए, आर नॉट मुझे कैसे चाहिए, वैसे ही चाहिए. सो हाउ डू वी गेट आर नॉट? आप एक काम करो, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिवाइड कर दो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, कर दिया आपने. तो अब क्या करेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर लीजिए और म्यू को उधर शिफ्ट कर लीजिए. तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड स्क्वायर इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय म्यू. कर सकता हूं? बोलिए. और एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय पाई एम जेड स्क्वायर, पाई एम जेड स्क्वायर वही क्या होता है आपका, ये जो पूरी चीज थी ये आपकी क्या थी, आपका पहला वाला के हिसाब से था. और एन स्क्वायर को भी आप बाहर कर सकते, जेड को भी बाहर कर सकते. तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर बाय पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई स्क्वायर इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय म्यू इंटू एन स्क्वायर बाय जेड. तो ये पूरा टर्म था आर नॉट, तो आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय म्यू. दिस इज नाउ द न्यू रेडियस का फॉर्मूला, आर डैश्ड. बोलो. अरे बोलिए, आर क्या निकला था सर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय पाई एम जेड स्क्वायर. बोलो. अच्छा अब आर मेरे को रखना है, तो अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट, म्यू. बिकॉज याद करो जब मैं एंगुलर मोमेंटम निकाला था नॉर्मल इलेक्ट्रॉन का, जब न्यूक्लियस रेस्ट पे था, तो वहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर था. अब वही जब न्यूक्लियस दौड़ने लगा था, जब न्यूक्लियस भी घूमने लगा था, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे रिप्लेस हो गया था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही किससे रिप्लेस हो गया था, म्यू से. मतलब जहां जहां फॉर्मूला में हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज किया होगा, वहां वहां आप क्या यूज कर लेंगे, अब म्यू यूज कर लेंगे. तो आपने यहाँ पे भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह क्या पुट कर दिया, म्यू पुट कर दिया. क्या पुट कर दिया, म्यू पुट कर दिया. बट आपको 0.529 वैल्यू तो रटवाई गई थी किसके लिए, वो रटवाई गई थी आपको इसकी, दैट इज एच स्क्वायर बाय पाई एम ई इंटू ई स्क्वायर की वैल्यू आपको रटवाई गई थी 0.529. इसकी वैल्यू रटवाई गई थी ना 0.529 एंगस्ट्रॉम में. अरे ये सर नो? तो वो तो कहीं ना कहीं रहना चाहिए हमारे फॉर्मूला में, ताकि हमें जो पहले सीख रहे थे वही थोड़ा कंटिन्यू हो जाए आगे. तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय एम ई की जगह मैंने क्या लिख दिया, म्यू. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह मैंने क्या लिख दिया, म्यू इंटू जेड स्क्वायर. बट मैं चाहता हूं कि पहले फॉर्मेट में ही रहे फॉर्मूला, तो मैंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ डिवाइड किया, म्यू को इधर ले आया और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर लेके चला गया. तो देखो तो ये क्या बन गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय पाई एम ई जेड स्क्वायर. देखो तो इसी फॉर्मेट में बन गया, ये इसी फॉर्मेट में आ गया. और इस तरफ बस क्या रह गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय म्यू. क्या रह गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय म्यू. तो फाइनल एक्सप्रेशन, इस वाली चीज का फाइनल एक्सप्रेशन क्या होता है, इसका एन स्क्वायर बाहर करो, इसका जेड बाहर करो. तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाय पाई एम ई जेड स्क्वायर, पाई एम ई इंटू ई स्क्वायर. जो ये वाला टर्म आपको मिला ये बन गया आपका आर नॉट. क्या बन गया, आर नॉट, दैट इज 0.529 जो अपने पहले से ही सीख रखा है. तो ये रहा आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय म्यू. क्लैरिटी है कि नहीं क्लैरिटी है, बोलिए. सो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ रेडियस, जो अब आप अगर इस फॉर्मूला से जो निकालेंगे वो रियलिटी में सही डेटा के साथ मैच किया. जो प्रैक्टिकल डेटा था उसके साथ ये वाला जो फॉर्मूला आपने सीखा था R इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाय जेड, ये रियल डेटा के साथ एप्लीकेबल नहीं होता है. रियल डेटा के साथ R इक्वल टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड इंटू म्यू अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन म्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन म्यू. बोलिए, क्लियर हो गई बात, श्योर हैं आप? ठीक, मिटा सकते हैं ना आप, सीख गए आप लोग पूरे अच्छे से, याद रखेंगे रेडियस का ये फॉर्मूला होता है ना. चलिए
फिर हमने पार्टिकल डुअलिटी के बारे में भी पढ़ लिया था थोड़ा बहुत। अब पार्टिकल डुअलिटी में हमने कुछ ग्राफ बस बनाए थे, ग्राफ बस बता देता हूँ। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है भाई साहब, अकॉर्डिंग टू डुअलिटी, वेव पार्टिकल डुअलिटी डी ब्रोगली के हिसाब से, लैम्डा इक्वल टू h by p, where p is what, momentum, so this becomes mv, this become what, 2m ke raised to m kinetic energy, and this becomes what, h by 2m kinetic energy को मैं और एक लिख सकता हूँ q into v, क्या लिख सकता हूँ, q into v, where v is known as what, accelerating potential, इसे क्या कहते हैं हम, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ध्यान में रखें इस चीज को, भूले ना, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म है, आप भूल जाएंगे तो क्या है ना। तो ये सारा फॉर्मूला किसका है, डी ब्रोगली वेव का, किसका, ये क्या है, ये वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स कहते हैं इसको, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स और डी ब्रोगली वेव्स, ठीक है। अच्छा, साथ साथ आपको ये भी मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस, क्या बोल रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस कितना होता है, मोनो एटॉमिक वाला के लिए 3/2 kT, कितना होता है 3/2 kT। पढ़ा आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, थोड़ी बहुत चर्चा की होगी 11th में, अपने 11th का ज्ञान है। तो अब मैं लैम्डा अगर लिखूं, लैम्डा ऑफ गैस अगर मैं लिखूं, लैम्डा ऑफ एनी गैस, तो ये हो जाएगा h/2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी कितना है 3/2 kT, कितना है 3/2 kT, अरे है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, कैंसिल, ये सब रूट में चल रहा था, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये h/2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 3m kT का रूट, नहीं बोलिए। तो लैम्डा ऑफ गैस यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ गया √T के। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड फॉर्मूला, ठीक है। बोलिए, ये सारे के सारे जितने फॉर्मूला हैं सबके सब काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोलो, आपने याद है, आपने सीखा था कुछ ऐसा करके R इक्वल टू रो L बाई ए, रेजिस्टेंस के बारे में सीखा था आपने, ये वाला फॉर्मूला। फिर झा सर ने दिया होगा, लेंथ डबल करेंगे या लेंथ को 50% बढ़ाएंगे या 10% बढ़ाएंगे तो R कितना परसेंट बढ़ेगा, या अगर A को 2% से घटाएंगे तो R कितना बढ़ेगा या घटेगा, सीखा है ना। सेम क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे भी पूछ सकता हूँ कि मान लो लैम्डा है अपने पास, लैम्डा है, वेलोसिटी को मैंने 10% बढ़ाया तो लैम्डा में कितने का चेंज आएगा, है ना। या आपको पूछ सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी को 2% बढ़ाया तो लैम्डा में कितने का चेंज आया, या मैंने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल में 3% का इंक्रीज किया तो लैम्डा में कितने का चेंज आया, ये सर नो कुछ भी पूछ सकते हैं आप, एरर एनालिसिस से भी बना सकते हो उस क्वेश्चन को। सेम अगर मैं यहाँ पे आपको पूछ लूँ टेम्परेचर को मैंने 3% बढ़ाया तो मेरा लैम्डा कैसे बदला, आप सब बता पाएंगे, ये सर नो। तो क्योंकि आपको पता है अगर लैम्डा ऑफ गैस जितना है तो आपका डी लैम्डा बाय लैम्डा कितना हो जाएगा, -1/√T का कितना होता है, या आप ऐसे कर लो ना डायरेक्ट, डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, ½ इंटू डेल्टा T/T, याद है ना। अगर फॉर वेरी स्मॉल चेंज, फॉर चेंज लेस देन 5%, अरे याद है ना, एरर एनालिसिस जैसा आप आर में कर रहे थे वही सारी चीजें यहाँ पे, और कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बोलो, तो इतना कुछ आपको मालूम होना चाहिए, है ना। फिर मैंने आपको इसमें लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह बोला था 150/√V, वेयर V वाज व्हाट, सॉरी ये पूरा अंदर था, वेयर V वाज व्हाट अगेन, वेलोसिटी, V वाज वेलोसिटी, V वाज व्हाट, पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, इट वाज व्हाट, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। हाईली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये सब, क्लियर है, इतना तक सबको क्लियर है। बोलो, आगे बढ़ रहे हैं। मिटा दिया जाए, क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, है ना। अब मान लीजिए
कि आपका ये गोल्ड का है एटम, ये गोल्ड का एटम है और गोल्ड का एटम में यहाँ पे गोल्ड का न्यूक्लियस है। क्या है? गोल्ड का न्यूक्लियस है ना। और यहाँ पे मैंने सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल रखा है। क्या रखा है मैंने? तो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या फेंकेगा? अल्फा पार्टिकल फेंकेगा। अरे यस और नो? सो दिस अल्फा पार्टिकल। व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल? सबको मालूम होगा, डब्ल्यू आयनाइज्ड हीलियम एटम। यस और नो? अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट it is He2 plus, that is doubly ionized helium atom, also known as the helium nuclei, है ना? बोलिए, डब्ल्यू आयनाइज्ड हीलियम एटम भी बोलते हैं इसको। क्लैरिटी है कि नहीं? क्लैरिटी है। He2 प्लस से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल ही दिए तो बचा क्या? बस हीलियम का न्यूक्लियस, इसलिए हम उसको हीलियम न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं, या डब्ली आयनाइज्ड हीलियम एटम भी बोल सकते हैं। क्लैरिटी है सबको? अच्छा, अब मैं यहाँ से अल्फा पार्टिकल भेज रहा हूँ, इस ये एक न्यूक्लियस है, ये क्या है? न्यूक्लियस है, तो खुद में कैसा है ये? पॉजिटिव चार्ज। कैसा है ये? और अल्फा पार्टिकल भी कैसा है? He+2, तो ये भी कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। यस और नो? यहाँ से मैंने कुछ काइनेटिक एनर्जी फेंकी होगी इसको। अरे यस और नो? और इनिशियली ये बहुत दूर दूर रखे गए, बहुत दूर दूर रखे गए। इनिशियली ये माना गया कि इनको बहुत हमने दूर रखा है, तो इनिशियली क्या बोल रहा हूँ? इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिखूंगा और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल लिखूंगा और टोटल एनर्जी इनिशियल लिखूंगा। साथ साथ काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिखूंगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनली लिखूंगा और टोटल एनर्जी फाइनल लिखूंगा। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगा? कुछ रफ्तार से फेंका होगा, मान लो v, कुछ रफ्तार से फेंका होगा, मान लो v, तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हाफ इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू v ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर। यस और नो? बोलो। तो जैसे मैंने इसको यहाँ फेंका तो ये जाते 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 एक टाइम आएगा जब वो एकदम उसके पास पहुंच चुका होगा, जाते जाते एक टाइम आएगा जहाँ पे वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपल्शन देना चालू कर देगा। क्या देना चालू कर देगा? रिपल्शन देना चालू कर देगा। और अगर एक बार रिपल्शन देना चालू कर देगा तो वो रुक जाएगा कहीं पे। यस और नो? अरे एक टाइम आएगा ना जब इतना पास हो जाएगा कि उसको रिपेल कर देगा और जस्ट रोक देगा उसको। यस और नो? मतलब यहाँ पे वो जस्ट रेस्ट पे आया। इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट। ठीक है, रेस्ट पे आ गया। अच्छा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? इनिशियली बहुत दूर दूर थे। इनिशियली क्या थे? बहुत दूर दूर थे, मतलब दोनों के बीच में इंटरेक्शन क्या थी? कुछ भी नहीं थी, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या था? 0 था। और टोटल एनर्जी कितना था सर? ये था हाफ मास ऑफ अल्फा इंटू v ऑफ अल्फा स्क्वायर। टोटल एनर्जी इतना आ गया। यस और नो? नेक्स्ट बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल की। फाइनली यहाँ पे रेस्ट पे आ गया। फाइनली इस पॉइंट पे क्या आ गया? रेस्ट पे आ गया। रेस्ट पे आ गया तो ये कितना हो जाएगा? 0। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा? देखो अब ध्यान से, इस ये यहाँ पे है, अभी ये है सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई, ये डिस्टेंस यहाँ से मान लो ये दे रखा है आपको r0। कितना है ये? r0। यस और नो? इस पे चार्ज कितने का है? +2 का। चार्ज कितने का है इस पे? प्लस, और इस पे चार्ज कितने का है? Ze। अगर ये गोल्ड का ना होगा किसी और का होता तो Ze होता टोटल चार्ज। यस और नो? एंड दैट टू प्लस Ze होता है कि नहीं? तो दो चार्ज है सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? k q1 q2 upon r, k q1 q2 upon r। तो k तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा k इंटू 2e इंटू Ze अपॉन r0। यस और नो? इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बीच का, जब यही पार्टिकल यहाँ पे था, जब यही पार्टिकल यहाँ पे था, मतलब बहुत दूर था न्यूक्लियस से, इतना दूर कि उनके इंटरेक्शन को हम स्टडी नहीं कर पा रहे थे। अगर भी कर पा रहे थे तो नेग्लिजिबल आ रहा था, इसलिए हमने उसे 0 मान के चला था। कितना? 0। यस और नो? सो नाउ टोटल एनर्जी कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे? k या 2k Ze² अपॉन r0, 2k Ze² अपॉन r0। यस और नो? क्या एनर्जी कंजर्व होती है? यस। सो इनिशियल टोटल एनर्जी बराबर फाइनल टोटल एनर्जी। यस और नो? तो टोटल एनर्जी इनिशियल बराबर टोटल एनर्जी फाइनल, और ये मैं लिख सकता हूं हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर बराबर 2k Ze² बाय r0। सो r0 हो जाएगा 2k Ze² इंटू 2 अपॉन m अल्फा v अल्फा स्क्वायर। The answer comes out to be 4k Ze² अपॉन
m अल्फा v अल्फा स्क्वायर। बोलिए। सो ये वो डिस्टेंस है जहां पे वो जाके रुक जाता है। कौन रुक जाता है? अल्फा पार्टिकल रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? बिकॉज ये न्यूक्लियस अपने पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, अपनी तरफ आने नहीं देता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, और फाइनली इस पॉइंट पे वो आते हुए अल्फा पार्टिकल को रोक देता है। इसलिए हम बोलते हैं दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मैक्स टू मैक्स ये इसके कितना इसको मैक्सिमम अप्रोच कर पाया, यही इसका क्लोजेस्ट अप्रोच है। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इससे ज्यादा वो उसको अप्रोच नहीं कर सकता, इससे आगे वो नहीं आ सकता है। क्लियर हुई बात? ये नहीं क्लियर हुई? सब लोग बोलेंगे ठीक है? बोलो। तो ज्यादातर जब आपने गोल्डफेल एक्सपेरिमेंट वगैरह पढ़ा होगा, अल्फा रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा होगा, तो एक्चुअली ये जो आर नॉट आता है ना, ये आर नॉट 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का आता है। ये सर नो। और यही रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस भी होता है। यही क्या होता है? रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस भी होता है। ये सर नो। याद कर कि रियलिटी में ये सेपरेशन अप्रोक्सीमेटली 0 होता है, क्योंकि एटम खुद में बहुत छोटा है। तो ये खुद में बहुत यहीं पे ही रुक जाता है, कहीं पे। ये एक्चुअली में यहीं कहीं पे ही रुक जाता है। तो आर नॉट कितना हो जाता है रियलिटी में? यहां से देखो तो ये और ये रियलिटी में आर नॉट यही हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली हो जाता है, क्योंकि ये डिस्टेंस को ऑलमोस्ट मैं नेग्लिजिबल मानता हूं। तो अप्रोक्सीमेटली आर नॉट किसको टेंड कर जाता है? आर ऑफ द न्यूक्लियस। ये रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस मान सकता हूं कि नहीं? कैन दिस बी कंसिडर्ड एज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस? यस सर, बिल्कुल। और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ही किसके बराबर हो जा रहा है? क्लैरिटी है? सो कहीं ना कहीं हम ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, इसको हम यूज करते हैं टू फाइंड द रेडियस ऑफ द एटम। सॉरी, नॉट रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, दिस इज रेडियस ऑफ द एटम। क्या बेवकूफ बच्चे हैं, खाली सुन रहे हैं। रेडियस ऑफ द एटम है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस नहीं, रेडियस ऑफ एटम, राइट? तो इस वाले अप्रोच से हम क्या निकाल सकते हैं? हम एटम की अप्रॉक्स रेडियस निकाल सकते हैं। यस और नो? एटम की अप्रॉक्स रेडियस निकाल सकते हैं, और अप्रोक्सीमेटली वो 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का आता है, दैट इज 1 फर्मी के ऑर्डर का आता है। यस और नो? यस। सो दिस इज वन ऑफ द अप्रोच टू फाइंड द रेडियस ऑफ एनी एटम। यस और नो? क्लैरिटी आ गई? तो आर नॉट जो होगा वही अप्रोक्सीमेटली उस एटम का रेडियस भी हो सकता है। यस और नो? सो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एटॉमिक रेडियस। इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एटॉमिक रेडियस। ठीक है? बोलिए। सबको क्लियर है? हाँ भाई। मतलब ये यहां से अब क्या करेगा? ये अब यहां से ही लौट जाता है, वापस जाता है और वापस एकदम लौट आता है। याद है वो सब डेटा जो हमने पढ़ा था? 1 आउट ऑफ 8,000, 1 आउट ऑफ 20,000, याद है? जो लौट आते हैं। सो आउट ऑफ 20,000 एक बंदा लौट आता है डायरेक्ट 180 डिग्री से, और एक 1 आउट ऑफ 8,000 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट करते हैं। कितने से डिफ्लेक्ट करते हैं? 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है? अच्छा, आप एक बात बताइए, अगर मुझे कॉलिजन करवाना है, सपोज करो मुझे कॉलिजन करवाना है, क्या करवाना है? कॉलिजन। कॉलिजन कराने के लिए कांटेक्ट होना जरूरी है या नहीं जरूरी है? कॉलिजन होने के लिए कांटेक्ट होना जरूरी है, नहीं जरूरी है? नहीं जरूरी है, राइट? क्योंकि अब मान लो ये है, ये भी तो इसको पीछे घुमा दिया ना, तो दिस इज ऑल्सो कॉलिजन, दिस इज ऑल्सो कॉलिजन। बट ये नॉन कॉन्टैक्ट कॉलिजन है, इसमें कॉन्टैक्ट की जरूरत पड़ी क्या? नहीं, इसमें ऑलरेडी फोर्स लग रहा है, इसमें ऑलरेडी फोर्स लग रहा है। यस सर? नो? यस। तो इस टाइप के भी कॉलिजन हो सकते हैं यहाँ पे, जिसमें कॉन्टैक्ट की जरूरत ना पड़े। अरे यस और नो सब लोग बोलेंगे? ओके। देन आई गेस एक और चीज थी कि जब ये यहाँ पे आता है तो बहुत सारे ऐसे पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट कर जाते हैं विथ सम एंगल। तो मान लो मैं इसको अपना वो मानता हूँ, रेफरेंस लाइन मानता हूँ, और ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से आ रहे थे और कुछ ऐसे चले गए, यहाँ से कुछ आ रहे थे ऐसे चले गए, कुछ आ रहे थे यहाँ से ऐसे चले गए, कुछ ऐसे चले गए। तो ये सब कुछ कुछ थीटा वीटा से डिफ्लेक्ट हो गए। मान लो ये θ1 से डिफ्लेक्ट हुआ होगा, ये θ2 से हुआ होगा। यस और नो? सो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय एंगल थीटा, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय एंगल थीटा was directly proportional to 1 by sin 4 of theta by 2, and theta is directly proportional to, inversely proportional to sin of 4, sin 4 power theta by 2, sin theta by 2 का 4th पावर। यस और नो? अरे बोलिए, क्लैरिटी है सबको? श्योर है आप?
बोलो, सब एक क्वेश्चन लिख लीजिए। So this means what? n theta मतलब क्या होता है यहाँ पे? Number of alpha particles, number of alpha particles deviated by angle theta, deviated या scattered by angle theta, scattered by angle theta, है ना? क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है आपका, find the number of alpha particles, find the number of alpha particle, find the number of alpha particle, find the number of alpha particle deviated by 90 degree, find the number of alpha particles deviated by 90 degree, find the number of alpha particles deviated by 90 degree, deviated by 90 degree if the number of alpha particles, if the number of alpha particles, if the number of alpha particles deviated by 60 degree is, if the number of alpha particles deviated by 60 degree is 2000, हाँ भाई बताइए। हे पारे ठीक है। सो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 90 डिग्री कितना दिया गया है? निकालना है क्या? निकालना है ये, बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय 60 डिग्री कितना है भाई साहब? कितना है? 2000, बहुत बढ़िया। और आपको निकालना ही है ना? तब क्या करोगे आप? n ऑफ 90 डिग्री लोगे, डिवाइड करोगे n ऑफ 60 डिग्री से। आपको पता है कि n ऑफ 90 डिग्री इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin 4 of 90 by 2, yes or no? And this is how much? This is inversely proportional to sin 4 of 60 by 2, yes or no? So ये भी क्या हो जाएगा? ये भी बराबर हो जाएगा sin 4 60 डिग्री by 2 होल बाय sin 4 of 90 डिग्री by 2। बोलो, तो ये हो जाएगा sin 30 बाई ये हो जाएगा sin 45 का पावर 4, लिख सकते हैं ना? बोलिए, sin 30 कितना है सर? हाफ। और ये कितना है सर? 1/√2। इस पूरे पे पावर कितना? 4, ये सुनो। तो ये कितना हो जाएगा? √2/2 क्या? पावर 4 क्या? तो ये कितना हो जाएगा? 2²/2 पे पावर 4, ऐसा रहेगा। तो ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा? 1/4 कितना हो जाएगा? यस। सो n ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 1/4 ऑफ n ऑफ 60 डिग्री। सो 1/4 इंटू n ऑफ 60 डिग्री कितना है? 2000। क्लैरिटी है? एनसीईआरटी लाए आप लोग? किसी के पास एनसीईआरटी है? किसी के पास भी नहीं है? ऐसे कैसे? आद्याशा पूरे जीत कहाँ है आज? लेके आओ तो देखो, एक किसी को पूछ लो वो बात, ठीक है? बोलो, स्टैंडिंग वेव का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? डी ब्रोगली ने। याद है ना आप लोगों को?
स्टैंडिंग वेव का कॉन्सेप्ट भी किसने दिया था? डी ब्रोगली ने। तो आप कह सकते हैं कि जो पूरा एक आपका कह सकते हैं पूरा एक लूप, पूरा एक लूप में कितने वेव्स हो सकते हैं? एन लैम्डा। कितने हो सकते हैं? ये आपने किसने कहा था? अपने डी ब्रोगली ने, है ना। सो टू पाई इक्वल टू एन लैम्डा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जरा सा भी गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा अब देखें, यहीं से देखें आप लोग, 2 पाई इक्वल टू एन लैम्डा कितना लिख सकते हैं आप? h बाई एम वी या h बाई पी लिख सकते हैं आप? अरे लिख सकते हैं क्या? अब देखो तो 2 पाई आर इक्वल टू एन इंटू एच बाई पी की जगह क्या लिख सकते हैं? मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। अब देखो एम वी को उधर ले आओ, 2 पाई को इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा? एम वी आर बराबर एन एच बाई 2 पाई। एम वी आर बराबर, प्रूव हो गया? प्रूव हो गया। दिस वाज द बोर्स क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रूव्ड फ्रॉम डी ब्रोगली। ऐसा नो बोलिए। सो एक लाइन लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला गिवन बाय डी ब्रॉय, है ना। जो भी डी ब्रोगली, डी ब्रॉय जो भी इसका नाम भाई साहब, ये डी ब्रोगली का था। ये था किसका? ये था बोर्स क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बोर्स क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रूव्ड फ्रॉम वेयर? फ्रॉम डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। लिखें लिखें we know that when a string is plucked, 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 comma, a vast number of wavelengths are excited. A vast number of wavelengths are excited. Clear? Next. However, only those wavelengths survive. However, only those wavelengths survive. However, only those wavelengths survive which have nodes at the ends. Which have nodes at the ends. Which have nodes at the ends. And form the standing wave in the string. And form the standing wave in the string. And form the standing wave in the string. याद है आपको नोड नोड के बीच का सेपरेशन कितना होता था? लैम्डा बाय 2। कितना होता था? लैम्डा बाय 2। याद है या नहीं याद है? और नोड और एंटी नोड के बीच में लैम्डा बाय 4, है ना। वेव्स का थोड़ा बहुत लॉजिक याद होना चाहिए। नेक्स्ट लिखें, इट मीन्स दैट इन अ स्ट्रिंग, it means that in a string, it means that in a string, it means that in a string, comma, standing waves are formed, standing waves are formed, standing waves are formed when the total distance traveled by the wave, when the total distance traveled by the wave the total distance traveled by a wave down the string and back, down the string and back, down the string and back, traveled by the wave down the string and back is one wavelength. String and back is one wavelength, is one wavelength, comma, two wavelengths, comma, two wavelengths, or any integral multiple of wavelength, or any integral multiple of wavelength. Full stop. Waves with other wavelength, waves with other wavelengths, waves with other wavelength waves with other wavelength interfere with themselves upon reflection, interfere with themselves upon reflection, interfere with themselves upon reflection,
interfere with themselves upon reflection and their amplitudes quickly drop to zero. And their amplitudes quickly drop to zero. ठीक है, बोलिए नेक्स्ट पॉइंट। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब लिखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स, द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स, द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स and energy states, the quantized electron orbits and energy states are due to the wave nature of electron, are due to the wave nature of electron, are due to the wave nature of electron and only resonant standing waves can persist, and only resonant standing waves can persist. ठीक है, बोलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नोट में खाली लिख लीजिए सब पॉइंट, नोट में लिखिए। एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल, एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल, atom of each element are stable, atom of each element are stable and emit characteristic spectrum, and emit characteristic spectrum. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। सबका, हर एक एटम, स्पेक्ट्रम से ही पता चलता है कि वो कोई नया एटम है। अगर मान लो हमने कोई ऐसा स्पेक्ट्रम देख लिया जो एकदम अलग है, तो मतलब पता चलता है कि एक अलग एटम। नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट नोट में लिखें। इफ देयर आर n एटम्स इन अ सोर्स, इफ देयर आर n एटम्स इन अ सोर्स, इफ देयर आर n एटम्स इन अ सोर्स, if there are n atoms in a source, each emitting light, if there are n atoms in a source, comma, each emitting light with intensity I, with intensity I, with intensity I, then the total intensity produced, then the total intensity produced, then the total intensity produced by an ordinary source, by an ordinary source, then the total intensity produced by an ordinary source is proportional to n into I, is proportional to n into I, is proportional to n into I. Whereas in a laser source, whereas in a laser source, whereas in a laser source it is proportional to, whereas in a laser source it is proportional to n square into I, is proportional to n square into I. ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी के, जो आप पढ़ेंगे नहीं, मुझे पता है आप मिस कर जाएंगे। क्या क्या आई है इंटेंसिटी, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी आई है, तो n की कितनी होगी, n आई, बट लेजर लाइट में n की n स्क्वायर आई हो जाती है। बोलो नेक्स्ट लिखिए। द ऑर्बिटल हैज नो रिजेम्बलेंस, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। द ऑर्बिटल हैज नो रिजेम्बलेंस, the orbital has no resemblance, the orbital has no resemblance, the orbital has no resemblance whatsoever with the orbit, whatsoever with the orbit, whatsoever with the orbit, whatsoever with the orbit
Defined for an electron in the Bohr model. Defined for an electron in the Bohr model. लेजर का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, सब एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए बोल रहे हैं। अच्छा, बोर का मॉडल कैसा मॉडल है? क्लासिकल मॉडल या नया मॉडल? मतलब क्लासिकल मॉडल या क्वांटम मॉडल? इट्स अ सेमी क्लासिकल मॉडल। लिख लीजिए, बोर्स मॉडल इज अ सेमी क्लासिकल मॉडल। बोर्स मॉडल इज अ सेमी क्लासिकल मॉडल। ठीक है, because it is based on some aspects of classical physics and some aspects of modern physics. Because it is based on some aspects of classical physics and some aspects of modern physics. Classical physics में जैसे क्वांटाइजेशन बोलो, फिर वेव लाइक नेचर भी कुछ उसने दिखा दिया, 2πr = लैम्डा वाला। तो mv = nh/2π कहीं ना कहीं कहाँ से आया था? वेव से। एंड क्वांटम वाला पार्ट जो क्वांटाइजेशन, वो पार्टिकल से। तो दोनों ही हैं इसमें। बोलो नाउ, अगर मैं आपसे फिर पूछूं कि मान लीजिए कि आपको पहले से ही पता है कि ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोल रहे हैं? ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या चलो ऐसा कुछ पूछते हैं आपसे, ऐसा पूछते हैं, देखो तो ये कोई ऑर्बिट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी या इसकी काइनेटिक एनर्जी आपको यहाँ पे दी गई है, बोल सकते हैं मान लो 2.34 वोल्ट। कितना? और सेम इसी ऑर्बिट की पोटेंशियल एनर्जी आपको दी गई है, काइनेटिक एनर्जी दिया है 2.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी आपको दिया गया है -5.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी? सर हमें तो ये नहीं मालूम बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। क्या बोल? सो बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज दैट एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देगा। जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? फ्री कर देगा। किससे फ्री कर देगा? फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस। फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस। यस और नो? इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है अभी, किसकी वजह से? न्यूक्लियस की वजह से। इलेक्ट्रॉन अभी क्या है? उसके साथ बंधा हुआ है और घूम रहा है। यस और नो? न्यूक्लियस नहीं होता तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती तो वो बैलेंस नहीं कर पाता सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, और अगर वो बराबर नहीं होते तो कभी भी ये चीज रोटेट नहीं कर रही होती सर्कुलर मोशन में। यस और नो? क्लियर है? अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी? -2.34, पोटेंशियल एनर्जी कितनी? -5.12। ऐड कीजिए दोनों को तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? -3.78। -3.78 भाई साहब, है ना? मतलब अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी है? -1.52, -5.12। तो जब -5.12 जब तक है तब तक वो बाउंडेड है। तब तक क्या है? वो बाउंडेड है। अगर आप उसको +5.12 दे देंगे तो क्या हो जाएगा? उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी यहाँ पे? +5.12 होनी चाहिए। टोटल एनर्जी का नहीं, पोटेंशियल एनर्जी का होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? पोटेंशियल एनर्जी का अगर आप प्लस दे देंगे तो क्या हो जाएगा? उसका बाइंडिंग एनर्जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जस्ट एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। 13.6, हाँ वो टोटल एनर्जी। तो वो पूरा चला जाता है। हाँ हाँ, बस पोटेंशियल एनर्जी के बारे में 1 मिनट, बस 1 सेकंड रुक जाइए, वही चेक कर। हाँ, कुछ भी ऐसा नहीं डिफरेंस है,
न्यूमेरिकली सेम है, मैथमेटिकली सेम है, न्यूमेरिकली भी सेम है, लेकिन डेफिनेशन वाइज थोड़ा सा डिफरेंस है, बता रहा हूँ बस, एक मिनट रुकना। हमारा टोटल एनर्जी का ही लेना है, टोटल एनर्जी का ही लेना है। देखो ध्यान से, टोटल एनर्जी माइनस 3.78 आया ना, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी इसका बस आप क्या कर देंगे, पॉजिटिव वैल्यू दे देंगे, ये सर नो, पॉजिटिव ऑफ टोटल एनर्जी दे दो। तो ऑलरेडी माइनस 3.78 था, कितना था, अब आप इसने प्लस 3.78 आपने डाल दिया इस पे, तो अब उसकी टोटल एनर्जी कितनी हो गई, 0। अब टोटल एनर्जी कितनी हो गई, 0, मतलब वो अब फ्री हो चुका है न्यूक्लियस से, अब वो क्या हो चुका है, न्यूक्लियस से फ्री हो चुका है। सो बाइंडिंग एनर्जी इज व्हाट, बाइंडिंग एनर्जी नथिंग, इट इज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी, और इट इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, यू कैन आल्सो कॉल इट माइनस ऑफ, इट इज माइनस ऑफ, पैरिटी है सबको, बोलिए बोलो। लेकिन आयनेशन एनर्जी में क्या था, आयनेशन में इन्फिनिटी में पहुंचाने के लिए, आयनेशन एनर्जी में क्या था, इन्फिनिटी में पहुंचाने के लिए जितनी एनर्जी लगती है, ये सर नो, क्लियर है सबको। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब इतना एनर्जी जितना हमें डालना पड़ेगा ताकि वो फ्री हो जाए न्यूक्लियस से। पहले वो न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ था माइनस 3.78 से, सब कुछ तो जोड़ जाड़ के निकाला गया ना टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला कैसे निकाला गया था, kz²/r²=mv²। तो टोटल तो सब कुछ तो एक्यूमुलेट करके निकाला गया। हाँ कहाँ पे टोटल एनर्जी माइनस 3.78 नहीं आ रहा है, 2.78 आ रहा है, इसने फिर गलत बोला क्या, 2.78 होगा, तो 2.78 कर दीजिए इसको, 2.78, तो ये भी प्लस 2.78 हो जाएगा, और क्या। तो आप प्लस 2.78 अगर दे देंगे तो ये फ्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, ये सर नो, क्लैरिटी है सबको, बोलो। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगा, जितनी एनर्जी मुझे 1 से हायर एक्साइटेड स्टेट में जाने लगेगी या 2 से और हायर एक्साइटेड स्टेट में जाने लगेगी, सो एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ 1 = 1 से लेके कोई भी हायर स्टेट में जाने में जितना एनर्जी खर्च होगा उसी को मैं क्या बोलूंगा, एक्साइटेशन एनर्जी, ये सर नो, बोलिए। फिर आयनेशन एनर्जी 1 से इन्फिनिटी पहुंचाने में जितना लगेगा, ये सर नो, आयनेशन एनर्जी क्या होगा, 1 से इन्फिनिटी पहुंचाने में जितनी एनर्जी खर्च होगी, ये सर नो, बोलिए। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, जितने में आपको पूरा इलेक्ट्रॉन फ्री करना है, आपको क्या करना है, फ्री करना है, अल्टीमेटली इन्फिनिटी पे ही पहुंचा देना है, यस और नो। क्वेश्चन एक एनसीईआरटी का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, दैट इफ बोर्स क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट, सुने ध्यान से, इफ बोर्स क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट दैट इज एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू nh/2π is a basic law of nature, is a basic law of nature, it should be equally valid, it should be equally valid for the case of planetary motion also, should be equally valid for the case of planetary motion also. Why then do we never speak of quantization of orbits of planets around the sun? Then why do we never speak of quantization of orbits of planets around the sun? फिर से मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन, if Bohr's quantization postulate angular momentum nh/2π is a basic law of nature, it should be equally valid for the case of planetary motion also. Why then do we never speak of quantization of orbits of planets around the sun? So NCERT क्या रीजन लिख रहे हैं इसका सुनिए ध्यान से। NCERT लिखती है, unlike the situations in solar system where planet gravitational forces are very small, very small as compared to the gravitational force of the sun on each planet, because the mass of sun is so much greater than the mass of any of the planets. But in the electron electric force interaction is comparable in magnitude to the electron nucleus electric force, because the charges and the distance are of the same order and of magnitude. This is the reason why Bohr's model with its planet like electron is not applicable to many electron atoms. समझ में आई बात कि नहीं आई बात? बिकॉज होता क्या ना कि सन और प्लैनेट के बीच में क्या है, मास ऑफ सन इज मच ग्रेटर देन मास ऑफ प्लैनेट, बट यहाँ पे मास ऑफ न्यूक्लियस और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आता है। अगर वो आता डिफरेंस तब तो हमारा म्यू वाला कॉन्सेप्ट गलत हो जाता। म्यू वाला जो हमने अभी सीखा रिड्यूस मास, वहाँ नीचे क्या टर्म आता है, mn × me/mn + me, तो mn + me को तो mn ही लिखना चाहिए, बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल इन फ्रंट ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस। बट अगर मैं मास ऑफ न्यूक्लियस और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बात करूँ और उधर बात करूं मास ऑफ सन और मास ऑफ प्लैनेट की, उनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस में जमीन आसमान का फर्क है। थोड़ी बात की निकले, वही कारण है ना।
हाँ अगर हाइपोथेटिकल है इकोनॉमिक ग्रेविटी फोकस है और कैन अदर प्लैनेट्स लाइक मार्स हाँ, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या है यहाँ पे? मैं समझा नहीं। आफ्टर क्वेश्चन स्पेसिंग है सन का मास है दैट मास है वेरी बट टेक्नोलॉजी इन केस में वैसा नहीं होता नहीं। इफ इट इज कंपेयर्ड टू मंथली अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स हाँ, उनके बीच में हो सकता है, बट अर्थ तो किसी के चारों तरफ नहीं घूमता ना। मून और अर्थ के बीच में हो सकता है, मान सकते हो। मून और अर्थ के बीच में हो सकता है अगर कंपेरेबल मासेस हुए। अगर फिर से कंपेरेबल मासेस वहाँ नहीं है तो वहाँ पे भी नहीं अप्लाई होगा। जो मतलब इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ हाइड्रोजन के लगभग तो बाकी आप फैक्टर देखेंगे। पूरा बोर मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वैलिड है, और किसी के लिए वैलिड नहीं है। बोर्स मॉडल है ना। अरे क्लियर है सबको? एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, a 10 kg satellite circles earth. A 10 kg satellite circles earth once every 2 hours. Once every 2 hours in an orbit. A 10 kg satellite circles Earth once every 2 hours in an orbit having a radius of 8,000 kilometers. Having a radius of 8,000 kilometers. Having a radius of 8,000 kilometers. Assuming that Bohr's angular momentum postulate. Assuming that Bohr's angular momentum postulates. Assuming that Bohr's angular momentum postulates applies to satellites. Assuming that Bohr's angular momentum postulates applies to satellites, just as it does to an electron, just as it does to an electron, just as it does to an electron, just as it does to an electron in the hydrogen atom, full stop. Find the quantum number of the orbit of the satellite. Find the quantum number of the orbit of the satellite. Find the quantum number of the orbit of the satellite. एनर्जी लेवल डायग्राम जब आपको 12th में पूछे जाएंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम अगर आपको 12th में पूछे जाएंगे, है ना, तो आपको जैसा एनसीईआरटी में मेंशन्ड है वैसा ही बनाना है। आप अपना दिमाग बिल्कुल ना लगाएं। n = 1 रखेंगे यहाँ पे, फिर n = 2 रखेंगे यहाँ पे, फिर n = 3 रखेंगे यहाँ पे, फिर n = 4 रखेंगे यहाँ पे, n = 5 रखेंगे यहाँ पे, फिर जाते जाते कहीं पे इन्फिनिटी कर देंगे और इन्फिनिटी पे एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 0। और उसके बाद आपको एक कंटिन्यूम ऑफ एनर्जी बना देना है। ये आपका एनर्जी लेवल डायग्राम है। 12th लेवल पे बच्चे इतना तक कर देते हैं, ये वाला भूल जाते हैं। 0 के बाद कंटिन्यूम ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज कंटिन्यूअस आफ्टर 0 इन एनर्जी लेवल डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद एनर्जी लेवल डायग्राम ऐसी हो जाती है, ठीक है, कंटिन्यूम बन जाती है। सो उसका ध्यान रखें आप लोग। हाँ भाई, निकल जाएगा। कीजिए 12.5 की जो क्वेश्चन कीजिए।
सही है, बोलो। mvr इक्वल टू nh बाय 2 पाई, v इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस 2 पाई rn बाय t, पुट करेंगे m इंटू आर एन nh बाय 2 पाई, फॉर्मूला आएगा 4 पाई स्क्वायर m इंटू आर एन स्क्वायर बाय t इंटू h। ठीक है, बोलिए आपको n निकल जाएगा, n बहुत लार्ज निकलेगा, n क्या 5.3 इंटू 10 टू द पावर, सही है। So what do you mean by large values in quantum physics? मतलब आपका n तो क्वांटाइज था ना, तो जब भी क्वांटम फिजिक्स में एक लार्ज वैल्यू आती है, जब भी क्वांटम फिजिक्स में लार्ज वैल्यू आती है, हम ये मानते हैं कि क्वांटम फिजिक्स इज अप्रोचिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स इज अप्रोचिंग टू क्लासिकल फिजिक्स। क्योंकि जब मैं क्वांटम फिजिक्स की बात करता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास चीज़ें बहुत कम हैं और बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन जब पार्टिकल्स का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम ये समझ लेते हैं कि जो क्वांटम में हो रहा होगा वही सेम, मतलब जो क्लासिकल में अब हो रहा होगा वही सेम चीज़ क्वांटम में हो रही है। पहले क्या थी, क्लासिकल और क्वांटम की फिनोमेना बिल्कुल अलग थी, बट अगर मैं बहुत लार्ज नंबर ले लूँ और उसे अप्रॉक्सीमेशन करूँ तो क्लासिकल विल अप्रोच टू क्वांटम, विच मीन्स जो मैं क्लासिकल में सोच रहा था हो रहा है वही सेम चीज़ क्वांटम ने भी कह दी कि हाँ वही हो रहा है, आप गलत नहीं सोच रहे थे। बट जनरली अगर मैं एक दो एटम की बात करूँ तो वैसा नहीं हो सकता। जरूरी बात, अरे एम आई क्लियर, सब लोग बोलेंगे ओके ओके, सीख गए इतना कुछ? और अपना कोई पॉइंट रह गया क्या इस वाले चैप्टर में? We have a chapter called atomic collision that is not in your NEET syllabus also, it is in JEE syllabus. So we'll do that after your nuclei is completed. Atomic collision नामक एक टॉपिक है, इसमें न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन टकराएंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन टकराएंगे, पॉजिट्रॉन एंटी न्यूट्रॉन टकराएंगे, अलग अलग टाइप की कॉलिजन होगी, किसी काइनेटिक एनर्जी कितनी छेड़ी जाएगी, नहीं होगी, क्या होगी, वो सारी चीज़ें हम उस चैप्टर में सीखेंगे। बट नाउ आई गेस ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया, आपका डुअलिटी खत्म हो गया, पूरा एटम खत्म हो गया, और ग्राफ्स बता दिए थे। हाँ ग्राफ्स आई गेस ये वाला रह गया था ना, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी। भाई साहब आप ग्राफ खुद बोलेंगे, पूछते भी हर साल, लैम्डा पी का ग्राफ, लैम्डा 1 बाई पी का ग्राफ है ना, फिर लॉग लैम्डा इक्वल टू लॉग एच माइनस लॉग पी, है ना, बोलिए अरे सही है कि नहीं सही है? तो लॉग लैम्डा का y मान लो, इसको क्या मान लो आप, x मान लो, तो ये क्या बनेगा आपका c। क्लियर है? और स्लोप क्या है इसका, -1। स्लोप क्या है इसका, अरे है कि नहीं? बस तो ग्राफ कैसा होगा, लॉग लैम्डा वर्सेस लॉग ऑफ लैम्डा वर्सेस लॉग ऑफ पी। ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, और ये इंटरसेप्ट कितना होगा, लॉग एच, है ना, ये होगा आपका 135 डिग्री, क्योंकि हमें पता है tan 135 डिग्री ही कितना होता है। सो क्या दिस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द मेथड टू आइडेंटिफाई प्लैंक्स कांस्टेंट? क्या लॉग एच का वैल्यू आपको दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है। तो क्या आप इससे भी प्लैंक्स कांस्टेंट डिटरमाइन कर सकते हैं? यस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड टू डिटरमाइन द प्लैंक्स कांस्टेंट। क्लैरिटी हो गई सबको? सो दीज आर ऑल द ग्राफ्स रिलेटेड विथ व्हाट, योर डी ब्रोगली, है ना। क्वेश्चन फिर से एनसीईआरटी वालों ने दिया है, लिखिए, the potential energy of a hydrogen atom, the potential energy of an hydrogen atom, the potential energy of an hydrogen atom
the potential energy of the ground state of hydrogen atom, the potential energy of ground state of hydrogen atom, the potential energy of ground state of hydrogen atom, the potential energy of ground state of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt, is minus 13.6 electron volt. ठीक है? What are the kinetic and total energy? What are the kinetic and total energy? What are the kinetic and total energy of the electron in this state? Of the electron in this state? Of the electron in this state? तो अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी कर दी गई है ग्राउंड स्टेट की? पोटेंशियल एनर्जी चेंज तो हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो रेफरेंस लेवल पे डिपेंड करता है, तो वो तो चेंज हो सकता है, तो वो चेंज कर दिया गया है। और काइनेटिक एनर्जी का भी चेंज हो सकता है क्या? तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस में, यस और नो? सो अगर मैं n = 1 की बात करूं तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस और नो? पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी गई है? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? खत्म। इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है या नहीं है? इलेक्ट्रॉन फ्री है या बाउंडेड है? फ्री है। इलेक्ट्रॉन फ्री है या बाउंडेड है? फ्री है। सो इज द इलेक्ट्रॉन फ्री और बाउंडेड? आंसर होगा फ्री, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं? सेम अगर मैं पूछ लो अभी बताओ n = 2 में टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी कितनी होगी? बताओ n = 2 में टोटल एनर्जी पोटेंशियल कितनी होगी? बताओ, लिख दो अपने, लिखो। अगर ग्राउंड स्टेट में हमने कितना लिया है? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया है पोटेंशियल एनर्जी। इफ वी हैव टेकन पोटेंशियल एनर्जी एज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर ग्राउंड स्टेट, देन व्हाट विल बी द टोटल पोटेंशियल एनर्जी फॉर n = 2? बताइए। देखो जनरली पहले हम लोग क्या लेते थे? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता था टोटल एनर्जी। क्या होता था? टोटल एनर्जी। बट नाउ अब क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई साहब? बताओ क्या होगा?